नमस्कार विद्यार्थियों, प्रेरणा शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थियों, अपन राजनीति विज्ञान की पुस्तक भारत में शासन एवं लोकतंत्र का पहला अध्याय जो है संविधान और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित है। तो अपन ने इसकी प्रमुख 5 विशेषताओं का अध्ययन अपन ने कर लिया था, जिनमें प्रमुख रूप से प्रस्तावना है, इसके अलावा मौलिक अधिकार व कर्तव्य हैं, संसदीय शासन व्यवस्था है, लिखित व निर्मित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद में अपना छठा पॉइंट है, वो है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार प्रदान वर्तमान में किए गए हैं और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, जिनका अध्ययन अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसका मतलब एक 7वां जो मौलिक अधिकार था, अनुच्छेद 31 संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार वर्तमान में बना दिया गया है, जो अनुच्छेद 300 क में दर्ज है। तो मौलिक अधिकार नागरिकों के 6 हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी ऊपर जो 5 अधिकार हैं उनमें से अगर किसी भी अधिकार का उल्लंघन कोई व्यक्ति, कोई संस्था या सरकार स्वयं भी करती है तो नागरिक इस मौलिक अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय या राज्य उच्च न्यायालय में अपना वाद दायर कर सकता है। अब मौलिक अधिकारों में एक संशोधन हुआ, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इस अनुच्छेद 21A में क्या है? इसमें है शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को 86वें संवैधानिक संशोधन, 86वें संवैधानिक संशोधन सन 2002, शिक्षा का जो अधिकार है 86वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? सन 2002, दिसंबर 2002। कब हुआ? दिसंबर 2002, जो जुलाई 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया? जुलाई 2009 में इसको संसद के द्वारा पारित किया गया और ये अधिकार 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी रूप से क्या हो गया? लागू हो गया। क्या हो गया? लागू हो गया। अब इस शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसकी व्यवस्था सरकार करेगी। अब अनुच्छेद 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार है, जो 86वें संवैधानिक संशोधन दिसंबर 2002 में हुआ और जुलाई 2009 में संसद द्वारा यह पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हो गया। अब इसी के तहत अपन मौलिक अधिकारों की चर्चा समाप्त होती है। अब आते हैं मूल कर्तव्य, यानी नागरिकों के वे कर्तव्य जो अपने देश के प्रति उनको निभाने हैं। तो मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को, यानी 10 नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। फिर इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जुड़ा? वही शिक्षा। अनुच्छेद 21A 86वें संवैधानिक संशोधन दिसंबर 2002, जुलाई 2009 में संसद द्वारा पारित और 1 अप्रैल 2010 में
ये लागू हो गया था। तो इसी के साथ 11वां मौलिक कर्तव्य और जुड़ गया, जो क्या है कि प्रत्येक बच्चे के 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाए। तो ये बात हो गई अपने मौलिक कर्तव्य। क्यों? तो ध्यान में रखना ये बात है कि मौलिक कर्तव्य हैं, उनका मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में दर्ज किया गया था। अब अपना अगला अधिकार आता है नंबर 7, नीति निर्देशक तत्व। किसके? राज्य के। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये वो तत्व हैं या ये वो कर्तव्य हैं किसके? राज्य के। मौलिक कर्तव्य हैं वो नागरिकों के कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य के कर्तव्य हैं। यानी ये भावी सरकारों पर दायित्व डालते हैं कि आने वाले समय में नागरिकों की उद्देश्यों की या इच्छाओं की पूर्ति सरकार किस प्रकार से करेगी। यानी ये सरकार के सामने एक पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किससे ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। कौन से देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान ने इन नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया गया है। यानी नीति निर्देशक तत्व वो चीज़ है जो मौलिक अधिकारों में शामिल होने वाले थे, लेकिन मौलिक अधिकारों का स्वरूप बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाता। इस कारण से मौलिक अधिकारों में शामिल होने से जो चीज़ें रह गई थी, जो कार्य रह गए थे, उनको किस में शामिल किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, आपको पहले भी बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसके? राज्य के कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य किसके कर्तव्य हैं? नागरिकों के कर्तव्य हैं। तो अपना अगला बिंदु आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बाद में अपना अगला बिंदु है समाजवादी राज्य, नंबर 8। यानी भारतीय संविधान की 8वीं विशेषता क्या है? समाजवादी राज्य। तो समाजवादी राज्य, तो भारतीय संविधान में ये शब्द मूल संविधान में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। समाजवादी राज्य शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द किसमें जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नई दिशा या नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इसका प्रयुक्त हुआ है। यानी भारत को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया है। कौन सा? समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया है। अगला बिंदु है अपना नंबर 9, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, तो इसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी कह सकते हैं। यानी भारत में प्रत्येक नागरिक को निर्धारित आयु, यानी संविधान के द्वारा जो निर्धारित आयु है वो प्राप्त करने के बाद में जिस सदस्य का नाम मतदाता सूची में है उस प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। अब भारत में ऐसा नहीं है कि महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं है, या अनपढ़ लोगों को मत देने का अधिकार नहीं है, गरीब लोगों को मत देने का अधिकार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उन सब व्यक्तियों को जो निर्धारित आयु प्राप्त करने के बाद में मत देने का अधिकार रखते हैं उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही भारतीय राजनेताओं में यह सहमति बन चुकी थी कि जब भी भारत आज़ाद होगा, जब भी भारत आज़ाद होगा उस समय के बाद प्रत्येक भारतीय को जो निर्धारित आयु की जाएगी उसके बाद में उसको मत देने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। तो वर्तमान समय में मत देने की आयु है, वर्तमान समय में मत देने की आयु 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष, जो पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष थी। अब 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, कौन से संशोधन? 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा
61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दिया गया। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और जिसका मतदाता सूची में नाम है वो मत देने योग्य है। यानी किसी भी प्रकार का उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति, धर्म, वंश, परंपरा, किसी भी आधार पर, चाहे वो अमीर है, गरीब है, सबको मत देने का अधिकार प्रदान किया है। यह भारतीय संविधान इसकी गारंटी देता है। तो मत देने की आयु मूल संविधान में 21 वर्ष थी, इसको 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। अगला बिंदु है अपना पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य, तो पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है कि भारत जो देश है उसमें धर्म, किसी भी धर्म को ज़्यादा महत्व प्रदान नहीं किया गया, यानी सभी धर्मों को समान महत्व प्रदान किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 इस बात की गारंटी देता है, किसको, भारत के प्रत्येक नागरिक को, कि वह अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपनाए, किसी भी धर्म का पालन करे, किसी भी धर्म की पूजा अर्चना करे, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। अब अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसको अपन बोलते हैं, इसके बाद बात आती है किसकी, नागरिक की इच्छा की। व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है, अपनी इच्छा से कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती उससे कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। ये शब्द भी, जैसे समाजवादी राज्य है, यह शब्द भी भारतीय संविधान, मूल संविधान में नहीं था, उसी प्रकार पंथ निरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्षता ये भी मूल संविधान में नहीं था। इसे भी संविधान के 42वें संविधान संशोधन, कौन से संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। यह नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। भारत में सभी धर्मों को समान महत्व प्रदान किया गया है, किसी भी धर्म को उत्कृष्ट धर्म का या श्रेष्ठ धर्म का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य क्या है कि भारत न तो धार्मिक है, न अधार्मिक है, न धर्म का विरोध करता है, न धर्म का समर्थन करता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को वह स्वतंत्र रूप से छोड़ देता है कि धर्म के मामले में आप स्वयं स्वतंत्र हैं, राज्य आपके मामले में किसी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करेगा, और ना ही राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा और ना ही नागरिक राज्य के मामले में हस्तक्षेप करेगा। यानी इसको बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। अगला जो बिंदु है अपना वो है नंबर 11, विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण दस्तावेज, यानी भारतीय संविधान को विलक्षण दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्यों भारतीय संविधान में अनेक ऐसे नीति नियम हैं जो दूसरे देशों से ग्रहण किए गए हैं। जैसे अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा, वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। संसदीय शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारतीय संविधान ने दूसरे देशों के संविधानों से ग्रहण की हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप भारत के राजनेताओं ने इस संविधान को बनाने का पूरा प्रयास किया है। यानी जनता, इच्छा किसकी? जनता की। बनाया किसने? जनता की, जिन पर पूरा विश्वास था या अपने विश्वास से भी ज़्यादा विश्वास था, वो उन लोकप्रिय नेताओं ने किसको बनाया? भारतीय संविधान को बनाया। इस कारण से भारतीय संविधान एक विलक्षण दस्तावेज बन जाता है। दक्षिण अफ्रीका ने तो भारतीय संविधान को एक प्रतिमान के रूप में स्वीकार किया है। किसको? भारतीय संविधान को। कौन से देश से? दक्षिण अफ्रीका देश ने भारतीय संविधान को एक प्रतिमान, यानी इसके रूप को या इसके स्वरूप को वैसा का वैसा अपनाया है। फिर अगला आता है अपना बिंदु एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग, यानी भारतीय संविधान वैसे तो संघात्मक माना जाता है, लेकिन इसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों तरह के तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। यानी संविधान के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि राज्यों की स्वतंत्रता भी बनी रहे और देश की एकता भी बनी रहे। इसलिए केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के पक्ष में इनका ज़्यादा जोर रहा है, जिससे राज्य भी अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सकें और केंद्र सरकार राज्य की या देश की एकता बनाए रख सके। इसलिए
पहली बात, इसमें ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो भारत को एकात्मक राज्य भी बनाते हैं और संघात्मक राज्य भी बनाते हैं। तो जैसे अपन बात करें इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता यानी भारत में राज्य सरकारों को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार नहीं है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, यानी अमेरिका का नागरिक पहले अपने राज्य का नागरिक होता है फिर अपने देश का नागरिक होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केवल भारत सरकार द्वारा ही नागरिकता प्रदान की जाती है, राज्य सरकारों को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। उसी प्रकार अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS है, उसकी पूरे भारत में एक परीक्षा होती है, एक मेरिट बनती है, तो इसमें राज्य सरकारों का कोई रोल नहीं होता है। उसी प्रकार अगर अपन देखें कि जो संसद है वो राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, राज्यों से इसकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्रफल कम या ज़्यादा कर सकती है। तो ये क्या है, एकात्मक है। तो वैसे कहते हैं किसको, भारत के संविधान को, भारत के संविधान को संघात्मक संविधान का दर्जा है। किसका दर्जा है, संघात्मक संविधान का दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर अपन देखें तो इसमें अकेला संघात्मक ही नहीं है, भारतीय संविधान अकेला संघात्मक नहीं है, इसमें एकात्मक तत्वों का भी प्रयोग किया गया है और संघात्मक तत्वों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे अब भारतीय संविधान शांति काल में या सामान्य काल में क्या होता है, संघात्मक है, यानी केंद्र सरकार अपना कार्य करती है, राज्य सरकारें अपना कार्य करती हैं। लेकिन जब देश में आपातकाल लागू होता है, देश में आपातकाल, तो आपातकाल के 3 अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के नाम से भी जाने जाते हैं। पहला है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अगर इनमें से कोई सा भी आपातकाल लागू होता है तो देश में कौन सी शासन व्यवस्था हो जाएगी, एकात्मक शासन व्यवस्था हो जाएगी। पूरे देश में लागू होता है, किसी एक राज्य या 2 राज्यों में लागू होता है, किसी एक क्षेत्र में या पूरे देश में लागू होता है। तीनों प्रकार के आपातकाल। अब बात करें अपन अगर एकात्मकता की, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जो महत्वपूर्ण विषय है या अति महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे देश की सुरक्षा का कार्य है, देश की गृह नीति का कार्य है, ये सब किसके अधीन होते हैं, केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। जिससे केंद्र सरकार क्या होती है, ज़्यादा शक्तिशाली होती है। किसकी तुलना में, राज्य सरकारों की तुलना में। जैसे संघ सूची में जो विषय हैं उन पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है, केंद्र सरकार को है। जो संवर्ती सूची है उसके विषयों पर अंतिम अधिकार किसको है, अगर मान लो कि संवर्ती सूची के किसी विषय पर अगर कोई नियम या कानून बनाया गया, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून में क्या हो गया, अंतर हो गया, तो वहाँ पर या दोनों में विरोधाभास हो गया। जैसे मान लो कि केंद्र सरकार ने कानून बनाया A और राज्य सरकार ने कानून बनाया B, तो इन दोनों में क्या है, अंतर है। क्या है, अंतर है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ये एकात्मकता का लक्षण है। उसके बाद अगर अपन बात करें अवशिष्ट शक्तियों की, अवशिष्ट शक्तियां उन्हें कहते हैं जो संविधान बनने के बाद में भारत में आए हैं, जैसे IT। इसके जो भी अधिकार हैं वो सारे किसके पास हैं, केंद्र सरकार के पास हैं। अब राज्य सरकार शांति काल में स्वतंत्र है, वो अपनी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। लेकिन जब आपातकाल लागू होता है, क्या लागू होता है, आपातकाल लागू होता है देश में, तो उस समय देश में एकात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है। अब अगर अपन बात करें एकात्मक और संघात्मक की, तो भारत शांति काल में क्या है, संघात्मक है, लेकिन आपातकाल में क्या हो जाएगा, एकात्मक हो जाएगा।